हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। दूसरा, उसने पैमाइश का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया। तीसरा, लगान हेतु सूचियाँ बनवाई जो शेर शाह के समय तक प्रयोग की गई। और चौथा है, उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया। ये गलत है क्योंकि वो बहुत ही कट्टर धार्मिक शासक था और उसने उसने जो है वो स्त्रियों को पीरों और मज़ारों पर तक जाने की इजाज़त नहीं दी थी और उसने जुलूस निकालने पे भी पाबंदी लगा रखी थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और उसने अपने एक सैन्य अभियान के दौरान प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जिसका नाम नागरकोट है, उसको तोड़ा भी था। तो आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और दूसरा, उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो इसमें ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14वीं सदी के मध्य तक कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। दूसरा, 15वीं सदी में कश्मीर में सूफी संतों को ऋषि कहा गया है। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही कथन है। और अल बरूनी ने इसका जिक्र भी किया है कि कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को भी एंट्री नहीं दी जाती थी जो वहाँ के सरदारों से पर्सनल उनकी जान पहचान ना हो, वहाँ के सरदारों से जिनकी, उनको भी वहाँ एंट्री नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जैनुल आबिदीनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया। दूसरा, उसने महाभारत और रास तरंगिणी की फारसी में अनुवाद करवाया। तीसरा, उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। और चौथा, उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रेया भट्ट था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो असत्य कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसने जो है संगीत पर पाबंदी नहीं लगा रखी थी क्योंकि वो खुद भी एक संगीत प्रेमी था। चलिए अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है अमीर खुसरो। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा, विज्ञानेश्वर। और चौथा है नक्शबी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला देखते हैं। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें सितार को ईजाद करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा, इसने तबला का आविष्कार किया। और तीसरा, इसने अरबी फारसी मूल के राग यमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया। तो इसमें जो सही है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है फिरोज तुगलक। दूसरा, मोहम्मद तुगलक। तीसरा, बलबन। और चौथा, रजिया सुल्तान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत में बंगाल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया। दूसरा, इसी के संरक्षण में मालाधार वसु ने भागवत का भी बांग्ला में अनुवाद किया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी बल्कि इसके उधार प्रेषित करना संभव हुआ। जहां सिंध में
सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। तो ये जो है ये जो विवरण दिया गया है, ये दिल्ली के शासक के किस शासक के शासनकाल का है और किस यात्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, दूसरा शाहजहाँ के बारे में बर्नियर ने कहा है, तीसरा अकबर अंतोनियो मानसेरेते और चौथा है औरंगजेब मनूची। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और के शासनकाल के बारे में, और ये इब्न बतूता ने कहा है। और उसके समय में जो डाक व्यवस्था थी उसको कहा जाता था उलूक और दावा। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन ही, उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर पहला है शिल्प से, दूसरा डाक व्यवस्था से, मैंने अभी अभी आप लोगों को बता ही दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया डाक व्यवस्था। तो जो उलूक है वो जो है 4-4 मील की दूरी पे घोड़ों की व्यवस्था की गई थी इस प्रणाली में, और जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको दावा कहा जाता था। और फिर भी मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों में जो सबसे तीव्र गति जिसमें थी, जो जिसमें रफ्तार थी ज़्यादा, वो पैदल वाले में ही थी, जिसे दावा कहा जाता था। और उसके शासनकाल में जितने भी सारे व्यापारिक मार्ग थे वहाँ पे सराय तथा विश्राम गृह भी स्थापित करवाए थे उसने, और जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था इब्न बतूता, और उसके बारे में काफ़ी कुछ उल्लेख किया था उसने। तो होप आप लोगों को मज़ा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।